दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग महेश बर्णवाल भारत के भूगोल में अध्याय 5 को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग मृदा के बारे में पढ़ रहे थे। कल हमने मृदा के काफ़ी ज़्यादा संरचनाओं के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग मृदाओं के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। उनके उत्पत्ति, रंग एवं संयोजन एवं अवस्थिति के आधार पर उनको 8 भागों में बांटा गया है। इसी को आज हम लोग देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि हमने अपने चैनल एजुकेशन 790 पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल। जाकर उनको देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियोस को जरूर से जरूर लाइक किया करिए और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब किया करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संरचनात्मक मिट्टी और खनिज मिट्टी के रंग व संसाधनात्मक महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। देखिए, भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण जो है उत्पत्ति, रंग, संयोजन एवं अवस्थिति के आधार पर किया गया है और इस प्रकार से इनको 8 भागों में जो है विभाजित किया गया है। देखिए, पहला है जलोढ़ मृदाएं, दूसरा काली मृदाएं, फिर लाल और पीली मृदाएं, फिर लेटेराइट मृदाएं, फिर शुष्क मृदाएं, फिर लवणीय मृदाएं, फिर पीतमय मृदाएं और फिर वन मृदाएं। तो अब हम लोग जो है एक एक करके इन सभी मृदाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो है जलोढ़ या दोमट मृदा, जिसको जो है एलुवियल सॉइल कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, यह उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा है, जो देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर, मतलब कि 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत को यह ढके हुए है। यह पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भागों के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की घाटियों एवं केरल के तटवर्ती भागों में विस्तृत है। अगला पॉइंट देखिए कि ये निक्षेपित मृदाएं हैं, जिन्हें नदियों और सरिताओं ने अपर्दित किया है। यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं सहायक नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है, जो एक संकरे गलियारे के द्वारा राजस्थान से गुजरात तक फैली है। देखिए, अगला पॉइंट, प्रायद्वीपीय प्रदेश में ये पूर्वी तट की नदियों के डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, जलोढ़ मृदाओं का रंग हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है और इसका रंग निक्षेपण की गहराई, जलोढ़ के गठन और निर्माण में लगने वाली समयावधि पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट देखिए, जलोढ़ मृदा की उर्वरता अधिक होती है, इसलिए जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और इस क्षेत्र से जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार जो है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, इसी कारण से है क्योंकि यहाँ पर जो है दोमट मिट्टी और जलोढ़ मृदा का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला देखिए, जलोढ़ मृदाएं गठन में बलुई दोमट से चिकनी होती हैं और इस मिट्टी में पोटाश, फास्फोरिक अम्ल, चूना तथा जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो फसलों के लिए काफ़ी ज़रूरत है। किंतु इसमें नाइट्रोजन तथा ह्यूमस तत्व बहुत कम पाया जाता है और इस मिट्टी की परिच्छेदिका उच्च भूमियों में अपरिपक्व एवं निम्न भूमियों में परिपक्व होती है। पश्चिम से पूर्व की ओर इनमें बालू की मात्रा घटती जाती है और इस मृदा में रेत, गाद और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। बलुई दोमट मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, मतलब जल इसमें जो है बहुत कम मात्रा में रहता है, क्योंकि इसमें रेत के कण भारी मात्रा में पाए जाते हैं और जानते हैं रेत जो है पानी को नहीं सोखती। अगला देखिए, सामान्यतः दोमट मिट्टी जो जिसको लोम सॉइल कहते हैं, उसमें 40% बालू के कण होते हैं, 40% चिकने कण होते हैं और 20% जो है गाद पाई जाती है। अगला देखिए, जलोढ़ मृदा जो है चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास, तिलहन, फल एवं सब्जियों की कृषि के लिए उपयुक्त होती है और सूखे क्षेत्र की मृदाएं अधिक क्षारीय होती है और निम्न और मध्य गंगा के मैदान एवं ब्रह्मपुत्र घाटी में ये मृदाएं अधिक दोमटी और मृणमय होती है। गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में बांगर की पुरानी जलोढ़ और खादर नई जलोढ़ नाम की 2 भिन्न मृदाएं विकसित हुई हैं। देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि जलोढ़ मृदाएं जो है आयु के आधार पर किस प्रकार से विभाजन किया गया है। तो देखिए, एक है बांगर, एक है खादर। तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है और ये जो है नए जलोढ़ होते हैं। तो देखते हैं बांगर क्या होता है उसके बारे में डिटेल में। देखिए, पुरानी जलोढ़ या कह लीजिए पुरानी कछारी मृदा जो अपरदन से प्रभावित होती है, बांगर कहलाती है। इसका जमाव बाढ़कृत मैदानों से दूर होता है और इसमें कंकड़ तथा अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियों की मात्रा
ज़्यादा होती है। इस मृदा का रंग जो है पीला, रक्ताभ, भूरा जैसे पेल रेडिश ब्राउन होता है। और शुष्क क्षेत्रों में इन मिट्टियों में लवणीयता तथा क्षारीयता के निक्षेप भी मिलते हैं, जिन्हें जो है हम लोग रेत कहा जाता है। बांगर के निर्माण में चीका मिट्टी का प्रमुख योगदान रहता है। कहीं कहीं दोमट या रेतीली दोमट मिट्टी भी मिलती है, और इस मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में उर्वरकों की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, अब देखेंगे खादर मिट्टी, खादर के बारे में। तो यह प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाले नया जलोढ़क है, जिससे बारीक गाद की अधिकता के कारण मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है। इसमें बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा बारीक कण पाए जाते हैं, और खादर और बांगर मृदाओं में कंकड़ भी पाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ भारत के मानचित्र में जो है आपको मिट्टियों के अलग अलग जगह पर दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। देखिए इस तरह का जो दिया गया हुआ चित्र, वहाँ पे जलोढ़ मृदा का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। देखिए यहाँ पे ये जो आपका पार्ट है, ये आपका पूरा जलोढ़ मृदा वाला पार्ट है। जैसे बोला गया था कि ये थोड़ा खिसक कर यहाँ तक भी फैला हुआ है, और देख लीजिए पूरा ये विस्तार है जलोढ़ मृदा का, और यहाँ पर है। इसलिए सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के द्वारा ये और उनकी सहायक नदियों द्वारा इसका निर्माण हुआ है। अब जो ये आपको ये दिख रहा होगा, ये जो है काली मृदा के पूरा क्षेत्र है। देखिए पूरा गुजरात, मध्य प्रदेश तक छाया हुआ है, और ये किस लिए होता है ये आप जानते होंगे, ये कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मृदा है। देखिए लाल मृदा का जो क्या कहते हैं आपका विस्तार है, वो आपके इधर वाले क्षेत्रों में है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो है लाल मृदा का क्षेत्र है। लेटेराइट मृदा जो है आपकी, ये देखिए कुछ कुछ भागों में पाई जाती है, जैसे इधर पश्चिमी घाट में, और थोड़ा सा जो है इधर झारखंड वाला एरिया, इधर पाई जाती है। अब देखिए शुष्क और मरुस्थली मृदा, इससे आप जान सकते हैं मरुस्थली जो है आपका राजस्थान के एरिया में पाया जाएगा, और जो है ज़्यादा इसका विस्तार हमें देखने को नहीं मिलता है। और देखिए वन और पर्वतीय मृदा जो है ये आपको यहाँ ऊपर देखने को मिलेगा। देखिए आपका जम्मू कश्मीर, नेपाल, सॉरी क्या कहते हैं, उत्तराखंड, और ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, देखिए ये सब जो भाग है, सिक्किम, ये इसी से जो है पूरे भरे हुए हैं। अगला है पीटमय तथा जैव मृदा। तो आप देख सकते हैं इसका बहुत कम कम भाग है, थोड़ा थोड़ा करके, ये देखिए। और लास्ट में आपका हो जाएगा लवण युक्त मृदा। तो ये बहुत कम मात्रा में, देखिए यहाँ तमिलनाडु के क्षेत्र में, थोड़ा आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, और थोड़ा सा यहाँ बंगाल के क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये पूरा मृदा का विस्तार है, भारत के पूरे मानचित्र में दर्शाया गया है। चाहे तो आप लोग देख सकते हैं आराम से। तो चलिए अब हम लोग जो है अगली मृदा के बारे में पढ़ेंगे, सर्वोत्तम, प्रमुख और बहुत दोमट के बाद जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में यही मृदा है, जो काली मृदा है। ठीक है, काली मृदा। तो भारत में काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने लावा के ठंडे होने के उपरांत बेसाल्ट लावा के अपक्षय से हुआ है। मतलब जो ज्वालामुखी से विस्फोट हुआ था बेसाल्ट लावा का, उसका जो है जब अपक्षय हुआ तब जाके इस मृदा का निर्माण हुआ है, इसलिए इसे जो है लावा मिट्टी भी कहते हैं। और मालवा का पठार इसी दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों और दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिमी भागों में गहरी काली मृदा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। तो ये मृदाएं दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिलों जैसे कि आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्री तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सलेम, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर एवं त्रिनूलवेली जिला, और राजस्थान के बूंदी एवं टोंक जिलों में छत्तीसगढ़ के पठारी क्षेत्र तक फैली है। तो यहाँ पे आपको पूरा विस्तार दिया गया है, आप लोग देख लिए हैं। आगे चलते हैं। अगला है रासायनिक दृष्टि से काली मृदा में जो है लोहा, चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटाश, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रचुर मात्रा में तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी इसमें पाई जाती है। आगे देखिए, आमतौर पर काली मृदाएं जो है मृणमय, गहरी और अपार गम में होती हैं। और ये मृदाएं गीली होने पर फूल जाती हैं तथा चिपचिपी हो जाती हैं। सूखने पर ये सिकुड़ जाती हैं, और इस प्रकार शुष्क ऋतु में इन मृदाओं में चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं, और इस समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे इनमें स्वतः जुताई हुई हो। बीच में गहरे गहरे लाइन टाइप बन जाते हैं। अगर हमें चित्र मिला तो हम आपको दिखा देंगे। आगे देखिए, यह बहुत महीन कण अर्थात मृतिका से बनी है, जिसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। आगे देखिए, नमी के धीमे अवशोषण और नमी के क्षय की इस विशेषता के कारण काली मृदा में एक लंबी अवधि तक नमी जो है बनी रहती है। इस कारण विशेष रूप से वर्षाधीन फसलों को शुष्क ऋतु में भी नमी मिलती रहती है तथा वे फलती फूलती रहती हैं। अगला पॉइंट देखिए, इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट और जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है।
इस मिट्टी का रंग गहरे काले से लेकर हल्के काले तथा चेस्टनट मतलब भूरी मिट्टी तक है। अगला देखिए, काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और इसलिए इसे जो है काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं कहीं कहीं। आगे देखिए, अब देखेंगे लाल और पीली मृदा के बारे में, रेड एंड येलो सॉइल। तो इसका निर्माण जो है जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है और इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की प्रधानता होती है। याद रखिएगा किसकी प्रधानता, लोहा और सिलिका की प्रधानता। एग्जाम में कई बार पूछ लेता है किस तत्व के किस मिट्टी में प्रधानता होती है, तो याद रखिएगा जैसे रेड येलो में लोहा और सिलिका की, ऊपर काले में हमने देख लिया था। आगे देखिए, इस मृदा का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, जल की जल योजित रूप में यह पीली दिखाई पड़ती है, इसलिए इस मृदा को लाल और पीली मृदा कहा जाता है। लाल मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट के गिरिपात क्षेत्र की एक लंबी पट्टी में लाल दोमट मृदा पाई जाती है। पीली और लाल मृदाएं उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में एवं मध्य गंगा के मैदान में दक्षिणी भाग में पाई जाती है। अगला पॉइंट देखिए, यह अम्लीय प्रकृति की मृदा होती है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है और यह मृदा प्रायः अनुवर मतलब बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। तो मतलब ये बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। आगे देखिए कि उच्च भूमियों में इन मिट्टियों की परत महीन होती है तथा ये बजरी युक्त, बलुई, पथरीली तथा छिद्र युक्त होती है, इसलिए ये बाजरे जैसे खाद्यान्न फसलों के लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि बाजरे के लिए बहुत कम पानी चाहिए। किंतु निम्न भूमियों एवं घाटियों में ये समृद्ध, गहरी, उर्वर एवं गहरे रंग की होती है तथा कपास, गेहूं, दाल, तंबाकू, ज्वार, अलसी, मोटे अनाज, आलू तथा फलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अब देखिए इनका विस्तार कहाँ कहाँ है। तो भारत में यह मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा झारखंड के व्यापक क्षेत्रों में तथा पश्चिम बंगाल, दक्षिणी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कुछ भागों में पाई जाती है। तो हमने देख लिया इसके विस्तार के बारे में। अब अगली मृदा के बारे में देखेंगे जो कि है लेटराइट मृदा के बारे में। तो देखिए, लेटराइट एक लैटिन शब्द लेटर से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है और इस मृदा का प्रयोग ईंट बनाने में भी किया जाता है। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है और इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। मतलब कम ज़्यादा जो है कभी आर्द्रता और कभी शुष्कता में जो ये क्रमिक परिवर्तन हो रहा है, इसी के कारण जो है इसका निर्माण होता है मिट्टी का। वर्षा के साथ चूना और सिलिका निच्छालित हो जाते हैं तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती हैं। अगला पॉइंट देखिए, लेटेराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, जो उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण तीव्र निच्छालन का परिणाम है और यह आंध्र प्रदेश की अवक्षालित मृदाएं है। अब देखिए, कणों के आकार पर लेटराइट मृदा को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, भुजलीय लेटराइट, गहरी लाल लेटराइट और श्वेत लेटराइट। अब देखिए इनके बारे में अलग अलग देखते हैं। गहरी लाल लेटराइट में लौह ऑक्साइड एवं पोटाश की बहुलता होती है और इसकी उर्वरता कम होती है, लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जाती है। अगला है सफेद लेटराइट की उर्वरता सबसे कम होती है तथा केओलिन के कारण इसका रंग सफेद हो जाता है और भूमिगत जलीय लेटराइट मृदा तुलनात्मक रूप से अत्यंत उपजाऊ होती है, क्योंकि वर्षा काल में लौह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। अगला देखिए, लेटराइट मृदा का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है और ये मिट्टी सामान्यतः लोहे और एल्यूमिनियम में समृद्ध होती है, जबकि इनमें नाइट्रोजन, चूना एवं जैविक पदार्थों की कमी होती है। अगला देखिए, इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में तापमान एवं वर्षा का मात्रा अधिक होने के कारण क्षारीय तत्व एवं ह्यूमस जल के साथ घुलकर नीचे की परतों में चले जाते हैं। ये प्रायः कम उर्वरता वाली मिट्टियां हैं, किंतु उर्वरकों के साथ प्रयोग से इनमें कपास, चावल, रागी, गन्ना, दाल, चाय, कहवा और काजू आदि की कृषि की जाती है और यह मृदा चाय एवं इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भी है। अब देखिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मृदा काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। बॉक्स में दिया है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, काजू की मृदा के लिए कौन सबसे उपयुक्त है, तो देखिए यहाँ पे आपको दे दिया गया है राज्य के नाम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल की लाल लेटेराइट मृदा जो है काजू के फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। अगला देखिए, मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इस मृदा में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इस मृदा का विकास मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है, जो मुख्य तौर पर सह्याद्री, पूर्वी घाट, राजमहल पहाड़ियां, सतपुड़ा, विंध्य तथा महाराष्ट्र
और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम एवं मेघालय के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। चलिए अगली मृदा के बारे में देखते हैं, जो कि शुष्क मृदा है, एरिड सॉइल के बारे में। देखिए शुष्क मृदाओं का रंग लाल तथा किशमिशी प्रकार का होता है और ये सामान्यतः संरचना में बलुई और प्रकृति में लवणीय होती है। कुछ क्षेत्रों की मृदाओं में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनके पानी को वाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जाता है। अगला देखिए, शुष्क जलवायु, उच्च तापमान एवं तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। अगला देखिए, इसमें नाइट्रोजन अपर्याप्त और फास्फेट सामान्य मात्रा में होता है तथा नीचे की ओर चूने की मात्रा में वृद्धि होने के कारण निचले संस्तरों में कंकड़ों की परत पाई जाती है। अगला देखिए, मृदा की तली संस्तर में कंकड़ों की परत बनने के कारण पानी का रिसाव सीमित हो जाता है, इसलिए सिंचाई किए जाने पर इन मृदाओं में पौधों की सतत वृद्धि के लिए पर्याप्त नमी हमेशा उपलब्ध रहती है। अगला पॉइंट देखिए, ये मृदाएं विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति वाले पश्चिमी राजस्थान में विकसित हुई हैं और ये मृदाएं अनुवर हैं क्योंकि इनमें ह्यूमस और जैव पदार्थ कम पाए जाते हैं। देखिए अभी हमने जो मृदा के बारे में पढ़ा वो शुष्क मृदा थी, अब जो है हम पढ़ेंगे मरुस्थली मृदा के बारे में, डेजर्ट सॉइल के बारे में। मरुस्थली मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है, जो सामान्यतः रेतीली से बजरी युक्त और लवणीय होती है। इसमें जैविक पदार्थ तथा नाइट्रोजन की कमी एवं कैल्शियम कार्बोनेट की भिन्न मात्रा पाई जाती है। इन मृदाओं में नाइट्रोजन, ह्यूमस और नमी की मात्रा भी कम होती है। अगला देखिए, मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है, जिसके कारण मृदा में जल अंतः मतलब स्यंदन अवरुद्ध हो जाता है, मतलब इनफिल्ट्रेशन जिसको कहा जाता है। इस मृदा को अच्छे तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है और जैसे आपको दिखाया गया था इंदिरा गांधी वाटर कनाल का भी निर्माण उस तरफ किया गया है। अब देखिए इन मिट्टियों का विस्तार राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा और दक्षिणी पंजाब में हुआ है। अब देखिए अगली मृदा है वन मृदाएं, जो फॉरेस्ट सॉइल है। तो ये मिट्टियां 3000 मीटर से 3100 मीटर के बीच हिमालय में शंकुधारी वन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इनमें कुछ जमाव सह्याद्री, पूर्वी घाट और तराई क्षेत्र में भी देखे जाते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर धरातल पेड़ पौधों की पत्तियों आदि से ढका होता है और इनके सड़ने गलने से ऊपरी भाग में मिट्टी का रंग काला हो जाता है, जो नीचे की धूसर भूरा या धूसर लाल में परिणत हो जाता है। अगला देखिए, ये मिट्टियां पौधों के पोषकों से संपन्न होती हैं, परंतु इनमें पोटाश, फास्फोरस एवं चूने की कमी पाई जाती है। अगला पॉइंट देखिए, इनमें अम्लीय दशाओं में पाटजोल से लेकर कम अम्लीय या निरपेक्ष दशाओं में भूरी मिट्टी के बीच परिवर्तन देखा जाता है। अगला पॉइंट, इसमें चाय, कहवा, मसालों के अतिरिक्त गेहूं, चावल, मक्का, जौ आदि का उत्पादन भी किया जाता है। अब देखिए पर्वतीय मृदाओं को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो देखिए विभाजित किया गया है। देखिए दोमट पौडजल या कह लीजिए उच्च स्थानीय, ठीक है, दो प्रकार है, एक है दोमट पौडजल और दूसरा उच्च स्थानीय। तो पहले हम देखेंगे, पर्वतीय मृदाएं जटिल होती हैं और इनमें अत्यधिक विविधता मिलती है। ये नदी, द्रोणियां और निम्न ढलानों पर जलोढ़ मृदा के रूप में पाई जाती हैं। ऊंचे भागों पर अपरिपक्व मृदा या पथरीली मृदा के रूप में पाई जाती है। पर्वतीय ढालों पर विकसित होने के कारण इस मिट्टी की परत जो है पतली होती है। अगला देखिए, पर्वतीय भागों में भू आकृतिक, भूवैज्ञानिक, वानस्पतिक एवं जलीय दशाओं की विविधता एवं जटिलता के कारण यहाँ एक ही तरह की मृदा के बड़े बड़े क्षेत्र नहीं मिलते हैं। अगला पॉइंट देखिए, इस मिट्टी में जीवांश की अधिकता होती है और ये जीवांश अधिकतर अनघटित होते हैं, फलस्वरूप ह्यूमिक अम्ल का निर्माण होता है तथा मिट्टी जो है अम्लीय हो जाती है। इस मिट्टी में पोटाश, फास्फोरस, चूने की कमी होती है, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी कम होती है। खड़े ढाल वाले उच्चावच प्रदेश मृदा विहीन होते हैं और इस मृदा के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की फसलें भी उगाई जाती हैं। देखिए चावल नदी घाटियों में जैसे मतलब जो फसलें उगाई जाती है उनका बताया गया, जैसे चावल जो है वो नदी घाटियों में, फलों के बाग ढलानों पर और आलू लगभग सभी क्षेत्रों में पैदा किया जाता है। अगला देखिए, ढालों पर स्थित होने के कारण यह मिट्टी बागानी फसलों एवं फलों की कृषि के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। भारत में चाय, कहवा, मसाले एवं फलों की कृषि इसी मृदा में जो है की जाती है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अगली मृदा देखेंगे, वो है लवणीय मृदाएं, उनके बारे में देखते हैं। देखिए ऐसी मृदाओं को ऊसर मृदाएं भी कहते हैं और लवणीय मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है, अतः ये अनुर्वर होती है तथा इसमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती। अगला देखिए, मुख्य रूप से शुष्क जलवायु और खराब अफवाह के कारण इनमें लवणों की मात्रा
बढ़ती जाती है और इसकी संरचना जो है बलुई से लेकर दोमट तक होती है। इसमें नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है, ठीक है, चूने की कमी होती है। अगला देखिए, ये मृदाएं शुष्क एवं अर्धशुष्क तथा जलाक्रांत मतलब वाटर लॉगिंग क्षेत्रों में पाई जाती है। वाटर लॉगिंग मतलब जहाँ क्या कहते हैं पानी का जमाव होता है उसको कहा जाता है। इसका अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं और पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, कच्छ के रण में दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ नमक के कण आते हैं जो एक पपड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर जमा होते हैं और सफेद सफेद थोड़ा दिखता रहता है। अगला देखिए, डेल्टाई प्रदेशों में समुद्री जल के भर जाने से इन मृदाओं के विकास को बढ़ावा मिलता है। अगला देखिए, अत्यधिक सिंचाई वाले गहन कृषि के क्षेत्रों में, विशेष रूप से हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में, उपजाऊ जलोढ़ मृदाएं भी लवणीय मृदाएं होती जा रही हैं, ठीक है। तो जो उपजाऊ जलोढ़ मृदाएं थी अब वो भी लवणीय हो जा रही हैं, किसके कारण? हरित क्रांति के कारण। तो हरित क्रांति के भी दो नुकसान फायदे दोनों होते हैं, तो उसको जो है कभी हम लोग देखेंगे इकोनॉमी में। आगे देखिए, शुष्क जलवायु वाली दशाओं में अत्यधिक सिंचाई कोशिका क्रिया को बढ़ावा देती है और इसके परिणाम स्वरूप नमक ऊपर की ओर बढ़ता है तथा मृदा की सबसे ऊपरी परत में नमक जमा हो जाता है। अब देखिए, कोशिका क्रिया के परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण धरातल पर एक सफेद परत के रूप में दिखाई पड़ने लगते हैं। चलिए आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक लवण प्रभावी क्षेत्र जो है वो गुजरात में ही है और लवण प्रभावी मतलब साल्ट इफेक्टेड मृदा को लवणीय मतलब सैलाइन या क्षारीय एवं तटीय लवणियों में विभाजित किया गया है। तो ये 3 प्रकार में विभाजित किया गया है, लवणीय, क्षारीय और तटीय लवणीय में विभाजित किया गया है। देखिए, भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो ये आपका गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। अगला देखिए, मृदा का लवणीकरण मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर मृदा के लवणीकरण होने के कारण मृदाएं अपारगम्य हो जाती हैं। अगला पॉइंट देखिए, मृदा में लवणता की मात्रा को ज्ञात करने के लिए चालकता मापी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के क्षेत्रों में विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में लवणता की समस्या से निपटने के लिए चूना या जिप्सम के प्रयोग का लवण रोधी फसलों जैसे बरसीम, चावल, गन्ना की खेती करने की सलाह दी जाती है। अब देखिए अगला कि मुख्य रूप से शुष्क जलवायु और खराब अफवाह के कारण इनमें लवणों की मात्रा बढ़ती जाती है। देखिए, लवणीय व क्षारीय मृदा का स्थानीय नाम क्या है? तो देखिए, लेह, कल्लर, रकार, ऊसर, कार्ल या चापिन, तो ये उनके स्थानीय नाम थे जिनको हमने देखा। अब जो है हम लोग पीतमय मृदा के बारे में पढ़ेंगे। तो नदी डेल्टा वाले क्षेत्र में जल भराव वाले क्षेत्र की मिट्टी को पीत मृदा कहते हैं और ये मृदाएं भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां वनस्पति की वृद्धि अच्छी होती है। इन क्षेत्रों में मृद जैसे जैव पदार्थों की अधिकता के कारण मृदा को ह्यूमस एवं पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट, यह मृदा काली, भारी और अम्लीय होती है जिसमें लवण और जैव पदार्थों को अधिकता परंतु फास्फेट और पोटास की कमी देखी जाती है। यह धान की खेती के लिए उपयुक्त मृदा है और यह मृदा मुख्यतः केरल राज्य में कोट्टायम जनपद के पश्चिमी भाग और अलपुजा जनपद के कुछ भागों में पाई जाती है। अगला देखिए, इन मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% तक होती है और ये मृदाएं सामान्यतः गाढ़े काले रंग की होती हैं और ये मृदा कई स्थानों पर क्षारीय भी होती है। अगला देखिए, दलदली मृदाएं अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों और उड़ीसा और तमिलनाडु में पाई जाती हैं। अब देखिए, अम्लीय और क्षारीय मृदा के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, अम्लीय मृदा की उत्पत्ति अधिक वर्षा वाले स्थानों में होती है और इस मृदा में कच्चे जीवांश की अधिकता होती है जिसके सड़ने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर कार्बोनिक अम्ल बनाता है और जब मृदा में हाइड्रोजन H+ आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है तो मृदा जो है अम्लीय हो जाती है और चूने के प्रयोग द्वारा अम्लीय मृदा के कणों से हाइड्रोजन आयन बाहर आ जाते हैं और अम्लीय मृदा का जो pH है वो 7.2 से कम हो जाता है। और आप लोग जानते हैं pH का जो मान होता है अगर 7 से कम हो जाए तो वो अम्लीय में उसकी गिनती होती है। अगला देखिए, चाय के बागानों के लिए गहरी अम्लीय या अच्छे जल निकासी वाली मृदा की आवश्यकता होती है और जल निकासी की पर्याप्त सुविधा होने के कारण इन बागानों को पर्वतीय ढालों पर लगाया जाता है। अगला देखिए, क्षारीय मृदा की उत्पत्ति कम वर्षा वाले स्थानों पर होती है और कम वर्षा वाले स्थानों पर क्षारीय लवण घुलकर पानी के साथ नष्ट नहीं होते बल्कि ऊपरी सतह पर एकत्र हो जाते हैं। तो जब मृदा में OH- आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है तो मृदा जो है क्षारीय या ऊसर बन जाती है और चूने के प्रयोग से क्षारीय मृदा
से सोडियम आयन बाहर आते हैं और क्षारीय मृदा का जो पीएच है वो 7 से अधिक हो जाता है। 7 से अधिक जो पीएच मान होता है वो क्षारीय उसको कहा जाता है, बेस। ठीक है, आगे देखिए, क्षारीय मृदाएं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब एवं महाराष्ट्र राज्यों के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है और इन अनउपजाऊ क्षेत्रों को रेह, कल्लर, ऊसर, रकार, धूल, कर्ल और चापेन आदि नामों से जाना जाता है। ये स्थानीय नाम थे जिनको हमने ऊपर अभी अभी देखा था। आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा वाले राज्यों का घटता क्रम, मतलब कि घटता क्रम, मतलब जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, फिर गुजरात, फिर हरियाणा और सबसे आखिरी में पंजाब है। आगे देखिए, अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय मृदा जो है फसलों के लिए उपयोग नहीं होती है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं पर समाप्त होता है और कल जो है हम लोग जो है मृदा की समस्याओं के बारे में देखेंगे। जैसे उसमें जो है मृदा अपरदन हो जाता है, किस प्रकार से लवणीयता, क्षारीयता या अम्लीयता बढ़ती है, कैसे उसमें जल जमाव, बंजर भूमि की समस्या, मरुस्थलीकरण और मानव द्वारा भूमि का अत्यधिक शोषण, इन टॉपिकों को हम पढ़ेंगे जो मृदा के बचाव से रिलेटेड है और किस प्रकार से उनको बचाव प्रोवाइड किया जाए, इन सब के बारे में हम लोग कल देखेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिए और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।